नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सियासत गर्म है। आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय, ईडी दफ्तर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर समेत पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की, यह कहकर कि सरकार सच बोलने के एवज में संजय सिंह का उत्पीड़न कर रही है। संजय सिंह अडानी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, ये बात प्रधानमंत्री को गवारा नहीं। देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 5 दिन के लिए संजय सिंह की रिमांड दे दी। इसके बाद कोर्ट से संजय सिंह को एक बार फिर 5 दिन के लिए ईडी मुख्यालय ले जाया गया। बंगाल और तेलंगाना में भी विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। भाजपा और प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी सभाओं में पूरे देश में यह परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की या जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष भ्रष्टाचारी है और कार्रवाई की गारंटी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ये बात प्रधानमंत्री लगातार रैलियों में, सभाओं में इस बात को कह रहे हैं। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। प्रियंका ने मध्य प्रदेश के धार की चुनावी सभा में पूछा कि मध्य प्रदेश में, एमपी में ईडी क्यों नहीं आती? यहाँ तो व्यापमं घोटाला और महाकाल को भी यहाँ की सरकार ने नहीं छोड़ा। महाकाल के महालोक में भी घोटाला हुआ है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री बताकर हमला किया। बड़ा सवाल यही है, मंथन में आज इसी सवाल को हम उठाएंगे कि क्या भ्रष्टाचार और जाति आधारित जनगणना पक्ष और विपक्ष इसको लेकर अपने वोटों की गोलबंदी कर रहा है क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार कर्नाटक के चुनाव के बाद से, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद बीजेपी भी चेत गई कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर उसने काउंटर अटैक नहीं किया तो पूरे देश में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और विपक्ष कहता है कि भाजपा और सरकार के अलावा जो आनुषंगिक संगठन हैं, ईडी और सीबीआई, विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने भी कमान संभाल ली और विपक्षी नेताओं को ही चुन चुन कर वो जेल भेज रहे हैं। ये तो बात हुई एक तरीके से जो विपक्ष का आरोप है। विपक्ष है और वो आरोप लगा सकता है, लेकिन ये जरूर बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ये परसेप्शन जरूर गढ़ रही है, देश की जनता को ये जरूर बता रही है कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और एक बार फिर वो 2024 और विधानसभा के चुनावों के लिए एक तरीके से वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा, जो हमारा आज सवाल यही कि क्या जातिगत आधारित जनगणना का जवाब भ्रष्टाचार पर चोट करके बीजेपी दे रही है और क्या ये वोटों की गोलबंदी के लिए है? बड़ा सवाल। संजय सिंह को रिमांड पर देने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने पूछा ईडी से कि अगर संजय सिंह दोषी थे तो 1.5 साल से अब तक कार्रवाई चल रही है, उन्हें अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब ईडी के पास था नहीं। ईडी को गोलमोल जवाब देना पड़ा। मनीष सिसोदिया की भी आज जमानत की सुनवाई थी और सत्येंद्र जैन की भी जमानत पर सुनवाई थी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टल गई, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आम आदमी पार्टी को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया। इसको लेकर भी तरह तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। बहुत सारे पत्रकारों ने, राजनीतिक दलों ने इस बात को कहा कि कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आम आदमी पार्टी को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर बना रहे हो तो पूरी पार्टियों को बना दो, एक एक क्यों पकड़ पकड़ कर ला रहे हो। तो कुल मिलाकर सड़क से लेके कोर्ट, संसद, जो भी पूरा, मतलब चाहे मैदान सड़क का हो, चाहे मैदान संसद का हो और चाहे कोर्ट हो, चारों तरफ एक तरीके से सवाल तो जरूर
कहीं ना कहीं उठ रहे हैं इस पूरी कार्रवाई पर, एक्शन पर, क्योंकि संजय सिंह पर 32 लाख रुपए चंदा पार्टी को दिलवाने या लेने का आरोप है। और एक क्रोनोलॉजी आपको हम बताते हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस देश को वर्षों तक सीबीआई और जो एजेंसियां हैं उनको कवर करते रहे, ईडी को दीपक शर्मा बहुत जाने माने पत्रकार हैं, वो एक क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई क्यों, इसका राजनीतिक कारण है। और ये जो अपने आप में जो राजनीतिक कारण है वो एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर दरअसल मसला ही आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश में वो चाहते थे, चंद्रबाबू नायडू का मसला था और चंद्रबाबू नायडू ने एक तरीके से एनडीए में आने से मना कर दिया, तो वो जेल में चले गए। और वहाँ की जो सरकार है इस समय, जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, जगन मोहन के बेहद करीबी एक सांसद का बेटा जो इसी शराब घोटाले में जेल में बंद है, उसको लेकर एक डील हुई। ऐसी बातें बहुत सारे पत्रकार और ख़ासतौर पर दीपक शर्मा कह रहे हैं। और उसी डील के तहत ये हुआ कि इस सांसद के बेटे को निकालना है और उसके एवज में वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे, यानी कि जगन मोहन की पार्टी। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां यूँ बनी। और उसके बाद इसी में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के उस सांसद के बेटे राघव को भी सरकारी गवाह बनाया गया और दिनेश आहूजा को भी सरकारी गवाह बनाया गया। और उसी मसले पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों की जुबानी पर। बड़ा सवाल यही है, बहुत सारे लोग जो पुलिस और उसको जानते हैं कि जब कोई सरकारी गवाह बनता है तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल होता है, ये शाश्वत सत्य है। जो पुलिस की जांच और पुलिस और एजेंसियों को बहुत लंबे समय से पत्रकार कवर करते रहे, वो इस बात को समझते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपकी स्क्रीन पर है और किस तरीके से वो आरोपी बने, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ईडी ने क्या सवाल पूछे, ईडी से क्या सवाल कोर्ट ने पूछे, जरा वो स्क्रीन पर लाए जाएं सवाल। ईडी को एक तरीके से कोर्ट में जो ईडी ने दलील दी रिमांड को लेकर, वो आपके सामने है। ईडी के वकील का दावा है कि एक तरीके से दो अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन हुए, लेन देन हुआ और दो ट्रांजैक्शन में कुल 2 करोड़ का लेन देन हुआ, यानी 32 लाख का मसला नहीं। अब ईडी जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया है ईडी ने, उसमें 2 करोड़ की बात आ रही है। पहली बार में 1 करोड़, दूसरी किस्त में 1 करोड़ के लेन देन की बात हुई। ये आरोप है ईडी का संजय सिंह पर। कोर्ट ने बहुत तफसील से पूरे मसले को सुना और ये ईडी के लोग 14 दिन की रिमांड मांग रहे थे, लेकिन 5 दिन की ही रिमांड उन्होंने दी है। अब आपको जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ 2-3-4 तस्वीरें आपके नजरें इनायत हैं, जरा उनको देखिए। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री राजस्थान की सभा में उस लाल डायरी का जिक्र करते हैं। याद कीजिए आपको वो लाल डायरी, गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जिस वक्त उन्होंने भरी विधानसभा में अशोक गहलोत के सामने वो लाल डायरी लहराते हुए कहा था कि भाई इसमें अशोक गहलोत के घोटाले हैं, और बीजेपी ने उस लाल डायरी को खूब प्रचारित किया। प्रधानमंत्री भी उस दौर में जब राजस्थान गए तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार लाओ तब लाल डायरी का राज खुलेगा। अरे भाई, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, राज खोल दो, सरकार लाने के लिए क्यों? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये भी जुमला है, लाल डायरी भी प्रधानमंत्री का एक जुमला है। ये भी कांग्रेस के लोग, राजस्थान के लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार परसेप्शन बना रहे हैं और ये चूंकि भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने जो कर्नाटक से शुरू किया 40% सरकार और मध्य प्रदेश तक आते आते वो 50% सरकार हो गई, 50% भ्रष्टाचार वाली सरकार। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो काउंटर अटैक किया, जो विपक्ष के नेता हैं उनके भ्रष्टाचार की फाइलें, गिरफ्तारी, शराब घोटाले को अभी भी मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग कथित शराब घोटाला कह रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों में एक तरीके से प्रधानमंत्री परसेप्शन बना रहे हैं। और आज आश्चर्यजनक रूप से बापू की समाधि में बीजेपी के कई सांसद गए वहाँ। ये तस्वीर है, ये वीडियो है। प्रवेश वर्मा हैं, दिल्ली के सांसद हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन है, केंद्रीय मंत्री, बड़े संजीदा नेता है। ये लोग बापू की समाधि राजघाट गए, बापू को नमन किया और जानते हैं इन्होंने क्या मांगा बापू से? कहा मुझे शक्ति दो, मेरी पार्टी को शक्ति दो, मेरी सरकार को शक्ति दो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी ने लड़ाई छेड़ी है,
जो भाजपा की सरकार ने लड़ाई छेड़ी है उसमें हम कामयाब हों, भ्रष्टाचारियों को नष्ट नाबूद कर दें। बापू से इन सांसदों ने ये प्रार्थना की है। बापू की समाधि पर जाकर वो तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ ये लोग अपने हाथों में कुछ पोस्टर भी लिए थे। मुझे लगता है हमारे सहयोगी वो पोस्टर भी दिखाएंगे, उन पोस्टर्स में क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये विजुअल बड़ा जोरदार है। अचानक इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में बापू कहाँ से आ गए? मैं भी चौंक गया, बापू कहाँ से आ गए? क्योंकि बीजेपी और जो उनके सहयोगी संगठन है या आरएसएस के लोग हैं वो सावरकर की विचारधारा को कैटर करते हैं। लगातार हर गांधी जयंती पर हम देखते हैं कि बापू को छोटा करके दिखाने की कोशिश होती है, चाहे वो शास्त्री जी को आगे बढ़ा करके दिखाने की कोशिश हो या सावरकर को या नाथूराम गोडसे को। यह कहा जाता है कि गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया। गांधी ने एक तरीके से तुष्टिकरण किया। बहुत सारे लोग ये कहते दिखे और बड़ी दमखम के साथ में बात कहते हुए दिखे। एक सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, वो तो लगातार गोडसे के समर्थन में बातें करती रहती हैं। प्रधानमंत्री बहुत दुखी भी हो चुके हैं एक दो बार उनके बयान से, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक तस्वीर आपके सामने ये है, कुछ बयानात सुनिए। लाल डायरी पर प्रधानमंत्री का बयान, और प्रियंका गांधी ने पूछा कि भाई एमपी में ईडी क्यों नहीं आती? केजरीवाल कह रहे हैं सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री। सुनिए। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार नहीं रहेगी, जांच होगी तो कारनामे बाहर आएंगे। और राजस्थान में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार लाओ तभी लाल डायरी का राज खुलेगा। वोटों की गोलबंदी है जबरदस्त, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार से काटने की। भ्रष्टाचार का लोहा एक तरफ, जब विपक्ष ने भ्रष्टाचार का हथियार चलाया तो बीजेपी ने भी चला दिया, प्रधानमंत्री ने भी चला दिया। लेकिन इस हथियार के बीच जो एक ब्रह्मास्त्र बनता जा रहा है विपक्ष का, हालांकि बहुत कम लोग इसे ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, हमारे मीडिया के साथी भी बिल्कुल कतई कहने को तैयार नहीं है। बहुत सारी खामियां उसमें निकाल रहे हैं जाति आधारित जनगणना में। पता नहीं, मुझे लगता है कि 50% काम तो यही लोग कर देते हैं। वो कतई मानने को तैयार नहीं इस बात को। लेकिन वास्तव में मैं मानता हूँ, पूरे जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूँ, और जब चुनाव हो जाएगा इस देश का तो मैं फिर दर्शकों से अपने बात करूँगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जाति आधारित जनगणना है, इसमें बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और विपक्ष का ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। राहुल गांधी हर सभा में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। 90 ओबीसी, 90 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं देश को चलाते हैं, उनमें कहते हैं 3 ही क्यों हैं। और ये बात, ये विमर्श बनता जा रहा है।
दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अति पिछड़ों के बीच विमर्श बनता जा रहा है। एक हमारे बहुत ही निकट सहयोगी, उनकी मां के निधन पर मैं गया था। आप ताज्जुब करेंगे, घाट पर, अंतिम क्रिया स्थल पर इसकी चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे देर आए दुरुस्त आए। एक सज्जन ने तो यहाँ कहना शुरू किया कि जो ये पिछड़ों को, शोषितों को, पीड़ितों को जो मदद देने का काम, या यूं कहें जिसे आज फ्री ब्रिज कहा जाता है, रेवड़ी, ये काम जगजीवन राम ने शुरू किया था 2 किलो चीनी देकर, जब वो मिनिस्टर थे, खाद्य मंत्री थे। तो मामला और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। कुछ मेहमान हमारे साथ मंथन में जुड़ गए हैं। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता मदन मोहन शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के प्रवक्ता कमल कांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुनील गौर साहब जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ 2 हमारे वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी, संजय श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय की बहुत पैनी दृष्टि राजनीति में रहती है और हर चुनाव से पहले ऑफ द स्क्रीन संजय से हम जरूर बात करते हैं नतीजों पर। 14 में जो प्रेडिक्शन संजय ने दिया था वो सही साबित हुआ। 19 में भी कमोबेश संजय की बातें लगभग वही रही। 24 का चुनाव है, राज्यों में भी चुनाव है संजय से, इसीलिए हमने आज उनको आमंत्रित किया, बात करेंगे। और संजय त्रिपाठी जी बहुत ही बेहतरीन और ज़मीनी पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत, बहुत धन्यवाद। कमलकांत शर्मा के पास मैं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता। कमलकांत शर्मा जी, प्रधानमंत्री आज राजस्थान में कह रहे हैं कि भाई आप लाल डायरी का राज जानना चाहते हैं क्या, जानना चाहते हैं क्या? वो कई बार पूछ रहे हैं लाल डायरी का राज जानना चाहते हैं। अरे हाँ भाई, जानना चाहते हैं, जनता कह रही, हम भी कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाजपा को जिताओ तब लाल डायरी का राज आ जाएगा। अरे भाई, देश भर में ईडी दौड़ा कर विपक्षी नेताओं को पकड़ रही है, खदेड़ कर जेल में डाल रही है, अभी भी सरकार लाओ तब लाल डायरी। इसका मतलब लाल डायरी भी जुमला है, प्रोपेगेंडा है। शर्मा जी, देखिए भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ईडी के छापे, तो वो तो देखिए, अगर एक घोषित संपत्ति अगर रहेगी तो वो तो ईडी के छापे किसी के भी ऐसे तो पड़ते नहीं है। और भी बहुत नेता हैं, लेकिन जहाँ पे एक घोषित संपत्ति नजर आती है, कोई गलत नजर आता है, भ्रष्टाचार नजर आता है। सहमत हैं शर्मा जी, सहमत हैं, सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है। मेरा सवाल ये है कि भाई, जब ईडी के छापे भ्रष्टाचार के लिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई भ्रष्टाचार मिटाने की गारंटी मोदी और पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी, हम सहमत हैं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और खड़ा नहीं होता तो 2 बार सरकार बनती नहीं। हमारा प्रश्न यही है कि क्या लाल डायरी के लिए बीजेपी की सरकार लानी जरूरत है क्या? वहां ईडी क्यों नहीं, अशोक गहलोत की गर्दन क्यों नहीं पकड़ लेती ईडी, अगर उन्होंने लाल डायरी में इतने खतरनाक राज हैं? इसका मतलब ये चुनावी जुमला है, वो कह रहे सरकार लाओ तो हम राज बताएंगे। देखिए, लाल डायरी के अंदर जो छुपा हुआ है वो राज भी धीरे धीरे उजागर होगा ही। आगे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सारी चीजें उजागर भी होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे मिलेगा। ठीक बात है। मैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता है मदन मोहन शुक्ला जी, उनके पास जाऊंगा। मदन मोहन जी, आप लोगों ने उस डायरी में क्या छिपा रखा है भाई? वो तो बिल्कुल जादू वाली डायरी, और अशोक गहलोत को राजनीति का भी जादूगर कहा जाता है और जादू में भी वो इंटरेस्ट रखते थे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार लाओ, नहीं तो वरना ये तो लाल डायरी आप लोग खुलने नहीं दे रहे हैं। मदन मोहन जी। दुर्गेन जी, ये प्रधानमंत्री भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है, सबसे बड़े ओहदे का प्रधानमंत्री होता है, और गृह मंत्री को पूरा अधिकार होता है कि अगर देखे कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर या करप्शन चरम पर है,
नहीं कंट्रोल हो रहा है तो सरकार को बर्खास्त करने तक की अधिकार उनको, गृह मंत्री को और केंद्र सरकार को होता है। लेकिन ये जो जुमलेबाजी और जो झूठ की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती है। देश का हर नागरिक चाहता है करप्शन पर अंकुश लगे, लेकिन अगर सत्ता पोषित करप्शन है तो वो फले फूले बढ़े, ये जनता देश की नहीं चाहती है। अडानी के बारे में प्रमाण सहित दिए गए कि इतने 1000 करोड़ रुपया उनके खाते में कहाँ से आया, ये कैसे इतने जल्दी पूरे दुनिया के नंबर 2 के पूंजीपति बन गए, और एक नहीं दसियों प्रमाण दिए गए। और हिंदुस्तान के पूरे विपक्ष ने लोकतंत्र में मांग की, वहाँ पर संसद में मांग की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच नहीं कराई गई। और जब जांच कोर्ट के आदेश पर इनकी मर्जी से, इनके अनुरोध पर हुआ कि उनसे कराई जाए, सेबी से, तो जिस सेबी के अधिकारी ने जांच की तो उसको अडानी ने अपने यहाँ नौकरी रख दिया, बल्कि डायरेक्टर बना दिया। इससे बड़ा करप्शन का उदाहरण मैं समझता हूं पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जांच अधिकारी ही जिसके खिलाफ जांच कर रहा हो उनके यहाँ डायरेक्टर बन गया हो। आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कोई हैसियत नहीं कि कोई सच बोल सकें या प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सच बोल सकें। ये किसी की इनकी हैसियत इनके पार्टी में नहीं है कि जो इनके मन में है कि यहाँ करप्शन के बारे में ये होना चाहिए, जांच इनकी खोलनी चाहिए, तो इनकी हिम्मत नहीं करनी किसी की भी। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो जनतंत्र के दो पहिए होते हैं। विपक्ष में अगर मानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई करप्ट है तो सत्ता पक्ष में उससे ज्यादा करप्ट लोग बैठे हुए हैं। आपके यहाँ आप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती तब FIR लिखी जाती है। आप वहां पर कश्मीर में वो देवेंद्र पकड़ा जाता है आतंकवादियों के साथ, गाड़ी में उनका असलहा लेकर जा रहा है, आज तक उसका पता नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है गवर्नर की चिट्ठी पे। आपके भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर आपके प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि हमारे सैनिक जो मारे गए उनसे कहा गया था कि इनके लिए जहाज मुहैया कराइए, हेलीकॉप्टर मुहैया कराइए, उन्होंने नहीं कराया और हमारे तमाम सैनिक पुलवामा कांड में शहीद हो गए, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। इस देश की सरकार जिम्मेदार है। कौन जवाब देगा इसका? आपका गवर्नर ये बात कह रहा है। आज एक नहीं, पत्रकारों के ऊपर छापा पड़ रहे हैं। पत्रकारों के यहाँ छापा पड़ रहे हैं, कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं, हिंदुस्तान के जाने माने संपादक लेवल के पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। आज लेखकों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। जो पत्रकार दिखा देता है कि स्कूल में नमक रोटी खिलाई जा रही है, उसको जेल बंद कर दिया जाता है। आज ये देश में मजाक हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि ये लोग के साथ। मदन मोहन जी, ये लोग कहते हैं कि भाई आप लोग पूरा विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस सारे भ्रष्टाचारी हैं और मोदी जी गारंटी हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होगा, तभी तो ईडी और सीबीआई दौड़ा रही ना। मैं कहता हूं कि जब पूरा विपक्ष, लोकसभा की संसद से बड़ा तो कोई पंचायत नहीं होती है कानून की, जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि अडानी के खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच कराइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भाजपा के सांसद ज्यादा होंगे, उन्हीं का चेयरमैन होगा, तो अगर आप में कोई दूध में दाल में काला नहीं है, प्रधानमंत्री उसमें लिप्त नहीं है, तो जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं? आप उसको सामने जनता के सामने क्यों नहीं तस्वीर आने देते थे? आप एक पूंजीपति को इस प्रकार से पोषित करके देश में कर रहे हैं। एक नहीं, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, तमाम मोदी यहाँ हिंदुस्तान का मंत्री, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेकर मैं आऊंगा। कमल कांत शर्मा, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, मैं तमाम लोग यहाँ पर दे रहा हूँ। बैंकों का पैसा लेकर विदेश चले जाते हैं, किसी के घर पर छापा नहीं पड़ता है। ठीक है मदन मोहन जी, देश में जो तमाशा हो रहा है, राजस्थान के नाम पर लाल डायरी, अगर आप में हिम्मत है तो लाल डायरी को खोलिए, सरकार के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं हिम्मत है तो देश से माफी मांगिए। जनतंत्र मुख्यमंत्री के खिलाफ, की सरकार के खिलाफ वोट मांग लेके प्रधानमंत्री इस प्रकार का दुष्प्रचार अगर करता है तो बंद होना चाहिए। ठीक बात है मदन मोहन जी। कमल कांत शर्मा जी वो कह रहे हैं ना, जो बात मैंने कही वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं भाई अशोक गहलोत को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? ये चुनावी परसेप्शन है, हवाबाजी है कि भाई वोट लेने के लिए कहो कि मेरी सरकार आएगी। वो कह तो रहे कि आपने क्यों कार्रवाई करी है, किसने रोका है? संजय सिंह को आपने माना कि भ्रष्ट है, कार्रवाई की आपने। बहुत सारे नेता जेल में हैं, कार्रवाई की आपने। अशोक गहलोत को ही बंद करिए आप। कमलकांत, प्रधानमंत्री जी तो इनके ही कांग्रेस के मंत्री, इनके विधायक के द्वारा, और इस भ्रष्टाचार की बात को उठाया गया, उसी बात को कह रहे हैं
जब खुद इनके मंत्री ही विधानसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला के लाल डायरी की बात करते हैं, इनके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार के तो ऊपर भाई जांच किस करा लीजिए प्रकार से ना, पर्दा डालने का जुबानी काम- जमा खर्च क्यों भैया कमलकांत जी? प्रधानमंत्री जी बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, इस देश के सर्वोच्च नेता हैं वो। आप जांच करा लीजिए, जांच क्यों नहीं करा रहे निश्चित रूप हैं? आप से करें जांच भी बीजेपी की होगी। सरकार लाओ तब जांच होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, मुझे एक ब्रेक पर जाने का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर संजय सिंह का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर कांग्रेस उतनी एग्रेसिव नजर आ नहीं रही है। वो करीब जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने एक लड़ाई छेड़ी है, करें बापू हमें शक्ति दो। सुनील गौर जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथी हैं बीजेपी के उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। ये कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। 9 साल 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब ये लाल डायरी वाली बात भी कहाँ से होने वाली। दूसरी बात है, यदि अब आप संजय सिंह जी की बात आपने निकाली है, हाँ, अपनी तो पार्टी पर संजय आइए सिंह भाई, जी आपकी पार्टी संकट में है बहुत। हाँ, संकट में, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ जी। कि क्या होता है। अभी ईडी ने एक बार चार्जशीट में नाम संजय सिंह जी का डाला था, तो संजय सिंह जी का नाम फिर बाद में ईडी ने माफी भी मांगी कि गलती से हमसे डल गया। भाई गलती से आपको बीजेपी के नेता शिवराज सिंह जी का नाम नहीं डाला कभी, आपने किसी और बीजेपी के नेता का नाम नहीं डाला गलती से, और फिर बोलते गलती से डल गया। अभी ये बताओ, इनको इतने दिन से ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर छापा मारो, यहाँ पे सर्च करो, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला, तो अब ये मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगा के जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके पीछे परंतु क्या क्या रणनीति राजनीति क्या है, ये भी तो बताओ जनता को आप लोग। भाई वो तो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचारी हो, सारी बीजेपी एकजुट होकर करी भ्रष्टाचारी हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी और ईमानदारी की गारंटी नरेंद्र मोदी। ईडी और सीबीआई को कठपुतली इन्होंने बना रखा है। ये राजनीतिक भाई दबाव कांग्रेस भी बनाना बना के चाहते रखती हैं। थी, इनको- कठपुतली इनको- तो है ही है, इनको- पहले इनको- भी। इनको पता है कि हमसे मुकाबला और जल जाइए क्या, यदि लाइट नहीं जलेगी? कोई पार्टी कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो ये आम आदमी पार्टी से डरते हैं, वो घबराते करें हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर भ्रष्टाचार की खिलाफत की कोर्ट से, मतलब कोक से जो पार्टी निकली वही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, आज वो गए थे महात्मा गांधी से, उन्होंने शक्ति मांगी कि बापूजी हमें शक्ति दो इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। ये देखिए सब काम करेंगे, इनको जो करना है करने दीजिए। मैं तो ये पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? अभी ताजा पटवारी घोटाला हुआ, कितने लोगों पे कार्रवाई की? इन्होंने बड़ी बड़ी बात करते, भाषणों से कुछ नहीं होता है। शिवराज सिंह जी को जेल में गौर क्यों साहब नहीं डाला? लड़ोगे कैसे? पूरी पार्टी है जेल में जा रही है, वो कह रहे हैं पूरी पार्टी भेज दूंगा जेल में। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया आपको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि पूरी आप ही को बना दो। अब डरता कौन है? आप साबित नहीं कर पाए, जिनको भी आपने जेल में डाला आप अरे साबित सारे कीजिए लोग ना। चुनाव तक जेल में रहेंगे तो कैसे लड़ोगे भाई? ये बड़ी अरे समस्या है। देखिए, हाँ, एक बात बताते हैं आपको, हमारा चुनाव की चिंता बीजेपी ना करे, क्योंकि बीजेपी को चिंता ठीक बात तो है। अपनी होना चाहिए। ठीक बात है, बड़े-बड़े मैं लौटूंगा। भ्रष्टाचारी सुनील जी मैं लौटूंगा। हमारे साथ ही बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे पुराने साथी संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और संजय श्रीवास्तव संजय सिंह के बहुत शुरुआती दौर से संजय सिंह को वो जानते हैं। जब संजय सिंह को इस देश में कोई नहीं जानता था नेता के रूप में, तो संजय श्रीवास्तव इसी चैनल पर उनको लेकर आए थे और उनका इंटरव्यू किया था जब संजय सिंह उभर रहे थे। तो संजय सिंह की उत्पत्ति से लेकर, उद्भव से लेकर बिल्कुल उरूज तक का ज्ञान संजय श्रीवास्तव का है। संजय जी, ये मसला क्या है पूरा? आप बहुत, इसीलिए मैंने आपको आज अनुरोध किया कि आप जरा इस मसले पर प्रकाश डालिए। अनम्यूट करिए संजय जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए।
हाँ, मैं सबसे पहले, आपने कहा संजय और मैं बचपन के मित्र हैं, सुल्तानपुर के हम भी हैं, सुल्तानपुर के वो भी हैं। संजोग से उनका घर और हमारी पति के मामा का घर आमने सामने है। जी। हम लोग साथ खेल खाए, पढ़े लिखे। उन्होंने राजनीति शुरू की, हालांकि पार्टी की जीतने एक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाकर इन्होंने सुल्तानपुर में राजनीति शुरू की, पट्टी और की लड़ाई। संजय जी ऑडियो ठीक करिए, आपकी ऑडियो साफ नहीं आ रही, कुछ करीब करिए माइक को, मुझे लगता है आपको आपकी आवाज को दर्शक सुन नहीं पा रहे। हाँ, अब बोलिए 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 कृपया। तो मैं ये कह रहा था, संजय सिंह को मैं बेहद करीब से जानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी पिछले, मुझे लगता है 1.5-2 साल से, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बने और जल जीवन मिशन का मुद्दा उन्होंने उठाया था, तब से उनके EOW क्या ही सारी चीजें छोड़ी गई। पुलिस लगातार उसको मिल जाए, कहीं से कोई प्लॉट, कहीं मकान, कहीं सोना चांदी भारी मात्रा में मिल जाए, जहां से उन पर जो है लगाम रही। इस मसले की बात आपने दीपक शर्मा जी के हवाले से जो क्रोनोलॉजी बताई, उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा मैं विस्तार से, यहाँ जो भी प्रवक्ता बैठे हैं और जो भी के न्यूज की ऑडियंस देख रही है, मैं बताना चाहूंगा। कुल मिला के बस्ता 2.5 महीने पहले की पटकथा है। 2.5 महीने पहले से, जब से जेपी ने टीडीपी को छोड़ा और YSR जगनमोहन का साथ किया, तब से YSR के ही MS रेड्डी जो सांसद है उसके, उनका बेटा राघव रेड्डी, जो इस दिल्ली शराब कांड में अभियुक्त हैं और जेल में थे, 2 महीने पहले उनको छुड़ाया गया और इसी शर्त पर छुड़ाया गया। इसीलिए YSR से बीजेपी ने हाथ मिलाया कि उनको छुड़ाया जाएगा और उनको ईडी का गवाह बनना होगा। उसी बीच में ये दिनेश अरोड़ा भी आया, जो दिल्ली शराब स्कैम में पकड़ा गया था और अभियुक्त था। इसको भी लाया गया और इसकी जमानत कराई गई। और 3 अक्टूबर, आप देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आप तारीख पर जाइए, 3 अक्टूबर को दिल्ली के विदेश अदालत दोनों को, यानी दिनेश अरोड़ा और राघव रेड्डी को, जो सरकारी गवाह होते हैं, वो बनने की अनुमति प्रदान करता है और ठीक 24 घंटे के अंदर संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ता है और उनको शाम को जेल पहुंचा दिया जाता है। तो आप पूरी क्रोनोलॉजी जो दीपक शर्मा बता रहे थे, और मैं उनकी बहुत करीब हूँ, और आप आश्चर्य करेंगे कि 2 दिन पहले मैं संजय सिंह के यहाँ सुबह नाश्ते पर था, परिवार के साथ था, हम लोग दिल्ली भ्रमण पर थे और उन्हीं के घर पर, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, उस बात को समझना होगा। इसके सियासी, जो आपने शुरू में कहा कि 14 में मेरा प्रेडिक्शन, 19 में प्रेडिक्शन, तो इस बार भी मैं प्रेडिक्शन अभी से कर रहा हूँ, इसके सियासी मायने बहुत दूर दूर तक होंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि उनके नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बाकी जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं अहंकार में पूरी तरह डूब गई है और शायद इसके लिए मध्य प्रदेश में उसे अपने कैबिनेट मंत्री तक को गली गली और गांव गांव घुमाना पड़ रहा है। कोई देश में ऐसा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। संजय जी ज्यादा नाराज हैं इस बार, लग रहा है इस बार ज्यादा नाराज हैं आप, लग रहा है ज्यादा जमीनी स्थितियों को देख लिया आपने बहुत करीब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में झारखंड बीजेपी, बिहार बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी, दिल्ली बीजेपी और केंद्र के तमाम नेताओं को गांव गांव, गली गली, घर घर घुमाया जा रहा है कि जीत कैसे पक्की करें। और वही नेता खुद कह रहे हैं, जब वो सड़क पर उतरे हैं तो उनको असलियत मालूम चल गई है और जीत और हार के फासले उनको बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि आज जिस तरह प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अब लोगों को उनकी बातें चुभने लगी हैं। जो 15 लाख का जुमला जो अभी किसी ने उठाया, कि 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला था, किसानों की आय दुगनी का जुमला था, ऐसे तमाम जुमले जो है वो अब लोगों को समझ में आने लगे हैं। और ये लाल डायरी का जुमला भी राजस्थान की जनता को भी समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ नहीं है सिवाय प्रधानमंत्री के जुमले के अलावा। सिर्फ ये वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद जब सरकार बना लेते हैं तो जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, जनता अपनी तमाम परेशानियों से जूझ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में क्या हुआ, आज 4 महीने होने को है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर में कितना बोले, प्रधानमंत्री जी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किए? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर है तो इनको जवाब देना चाहिए कि मणिपुर प्रधानमंत्री कब जाएंगे। देश और दुनिया घूमने के लिए समय है। चुनाव नहीं है संजय जी, वहाँ चुनाव नहीं है, मणिपुर में चुनाव नहीं संजय जी। बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ चुनाव नहीं है। जहाँ चुनाव होता है वही प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, वही की समस्याएं सुलझाने के लिए आगे आ जाते हैं, वही करोड़ों और लाखों करोड़ के पैकेज देने की बात करते हैं। लेकिन बाकी स्टेट में क्या हो रहा है,
उसका उनको कोई पता नहीं है जैसे। और रही बात अगर भ्रष्टाचार की जाए, तो जो अभी किसी प्रवक्ता ने कहा कि जब दूसरे की सरकार आएगी तब इनको पता चलेगा कि इनके भ्रष्टाचार कितने भ्रष्टाचारी इनके यहाँ भी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। अरे प्रधानमंत्री ने तो खुद हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किताब छपवाई जब वो कांग्रेस में थे, कहा इतने हजारों लाखों करोड़ का वो भ्रष्टाचारी है, और अपने गले लगा लिया तो भ्रष्टाचार सब धुल गया मोदी वॉशिंग पाउडर से। अजीत पवार को देखिए महाराष्ट्र में मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल गए वो। तो इनके यहाँ जो आ जाए, जो अमित शाह और मोदी जी के गले लग जाए, उसका भ्रष्टाचार सब धुल जाता है। और जो इनके साथ तालमेल ना बिठाए वो संजय सिंह की तरह उसको ईडी से छापा मरवा के और जेल भिजवाए। तो ये किसी से छिपा नहीं है और जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी सूबे का चुनाव हो और केंद्र का चुनाव हो, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं, और अगर बाकी कुछ आता है तो सिर्फ झूठ बोलना आता है, झूठ बोलने के अलावा इन्हें कुछ नहीं। ठीक बात है, मैं संजय त्रिपाठी के पास जाऊंगा। संजय जी बहुत गुस्से में हैं आज, मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत से बड़े व्यथित हैं। मैं संजय त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। संजय त्रिपाठी जी, भोपाल में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है, वो कह रही हैं कि भाई ईडी यहाँ क्यों नहीं आती, 1-2 दिन ठहर जाए, यहाँ भी घूम जाए, व्यापमं है, महाकाल को ठग लिया। वहाँ इसको लेकर क्या माहौल बन रहा मध्य प्रदेश में, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए संजय त्रिपाठी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। आप भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर पर कुछ प्रत्याशियों को उतारा है, या उनमें आप और कांग्रेस में, सपा और कांग्रेस में गठबंधन का मामला चल रहा है। रही बात यहाँ पर स्थिति माहौल की, कांग्रेस तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजदीकी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल अभी 1 महीने पहले तक अच्छी स्थिति में थी, लेकिन लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो लाए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ फायदा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुकाबला कांटे का है। मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार बना सकता है अभी फिलहाल। नहीं संजय त्रिपाठी, वहां तो बड़े बड़े लोगों के होश फाख्ता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की हालत खराब है, ऐसी सीट से फंसा दिया कि वहां तो बीजेपी हारती ही रही है दह दनादन, चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, तो कैसे बेहतरीनी पार करेंगे। और विजय वर्गीय साहब ने तो, आपको उनका चर्चित बयान याद ही होगा, वो कह रहे हैं मैंने तो सपना पाला था कि 6 सभाएं हेलीकॉप्टर से और 2 सभाएं कार से, और उनको मोटरसाइकिल प्रदान कर दिया, मोटरसाइकिल में बैठा दिया, मोटरसाइकिल में बैठा के वो गलियों में घूम रहे हैं। तो ये जो नेता कुपित हैं, क्या मॉरली नहीं वहाँ आपको ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल मनोबल टूटी भाजपा वहाँ लड़ रही है और हवा भरे पड़े हैं पाइप से धर धर के भ्रष्टाचार और ये इसकी? जमीनी हकीकत जो मध्य प्रदेश में है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7-8 सांसदों को उतारा है, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो जिन सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन सांसदों और मंत्रियों को उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक वर्तमान में हैं। तो ये सीटें वैसे भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत यहाँ पर उतारा है कि अगर भाजपा जीत गई तो उनके पास प्लस पॉइंट आएगा, हार गए सीट तो पहले से हार गए तो सांसदों को भी निपटा देंगे, लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगा, ये भी मान लो। जी जी, हमने कहा अगर हार गए तो सांसदों को लोकसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा कि भाई एमएलए नहीं जीत पाए, हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे आपने बात की नरेंद्र सिंह तोमर की जो सीट है, तोमर की सीट में सबसे अधिक तोमर वहां पर है। तो अभी वर्तमान वहां पर कांग्रेस के विधायक है रविंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में विधायक तोमर हैं। 3 तोमर, अगर 15-15 हजार 20-20 हजार बांटेंगे तो तोमर साहब फंस जाएंगे बड़े वाले। हाँ, लेकिन जहां तक वहां का हमारे पास जो खबरें हैं कि अगर ये नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर प्रत्याशी बने हैं तो वहां पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर फायदा है, भारतीय जनता पार्टी को सीट निकाल सकती। रही बात कैलाश विजयवर्गीय की, आपने बात की, तो कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़े हैं, उस सीट में वर्तमान में संजय शुक्ला विधायक है। वो सीट टक्कर की सीट थी इसके पहले। कैलाश विजयवर्गीय के आ जाने के बाद वो सीट भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है, ये आपको मार्क चैलेंज। संजय शुक्ला के पिताजी ने विजय वर्गीय को बताया, वो उनके राजनीतिक गुरु थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। संजय शुक्ला के पिताजी विजय वर्गीय के राजनीतिक गुरु थे। विजय वर्गीय जब मैदान में उतरे तो संजय शुक्ला के घर गए, उस समय संजय शुक्ला थे नहीं, उनके पिताजी की फोटो के आगे खड़े होकर प्रार्थना की कि गुरुदेव वैतरणी पार कराओ।
ये तो हालत है। राजनीतिक स्टैंड है और ये संजय तो। शुक्ला ने कहा कि संजय शुक्ला हलवा नहीं है, हलवा जो खा जाओ। तो मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प है वहां भी। कैलाश विजयवर्गीय के स्टाइल है प्रचार करने का, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे विष्णु प्रसाद शुक्ला, जो संजय शुक्ला के पिताजी हैं, अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो उनका स्टाइल है, उनको वहां जाना चाहिए। जाने से उनको फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। रही बात कैलाश के हारने जीतने की, तो कैलाश विजयवर्गीय अभी वर्तमान में वहां पर प्लस पॉइंट में है, वहां पर उनकी स्थिति कमजोर नहीं है। और वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय अभी तक 5 बार विधायक रहे हैं, तो पहली बार अच्छा, वो ये बताइए 4 नंबर रहे, संजय दूसरी बार त्रिपाठी, 2 एक छोटा सा अंतिम सवाल है, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि वक्त मेरे पास वक्त थोड़ा ही बचा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी, फला जी कह रहे हैं बड़ा भ्रष्टाचारी, जो कांग्रेस ने कहा कि भैया ये 50% वाली सरकार है, आपको याद होगा यहाँ भी एक ठेकेदारों का लेटर वायरल हुआ था। भ्रष्टाचार क्या जनता के बीच कोई मुद्दा है? क्या मुद्दे क्या है चुनावी? जरा बहुत सरसरी तौर पर जल्दी से बताइए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, इसमें कोई, बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कोई दुराई नहीं है ना, मुद्दा है मध्य प्रदेश में। लेकिन मेन सवाल यह है कि इन मुद्दों के आधार पर मतदाता वोट कितना कर पाता है। मुद्दा तो भ्रष्टाचार यहाँ पर है ना, और भ्रष्टाचार कर्नाटक में सरकार पलट दी, नहीं करेगा, सवाल ये उठता है। भ्रष्टाचार भाई मोदी जी करेंगे, भ्रष्टाचार की मिटाने की वो गारंटी है, तो जाहिर सी बात मुद्दा तो है ही है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है ना जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलकांत शर्मा जी। शर्मा जी कुछ कमजोर पड़ रहे हैं आप, मुझे लग रहा है वो लाल डायरी वाले मामले में फंस गए आप। नहीं ऐसा फंस नहीं गए है शर्मा जी, क्या कहें, आप शीर्ष नेता हैं, फंसा देते हैं आपको। आवाज बुलंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज प्रधानमंत्री जी जैसी हो कि जो कुछ बोलो पूरे दमखम के साथ में बोलो, दमदारी के साथ में बोलो। कि इनको ये भ्रष्टाचार क्या मुद्दा है क्या इन 4 राज्यों में, और क्या आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा क्या शर्मा जी? भ्रष्टाचार निश्चित रूप से मुद्दा है। और मैं अभी संजय जी की बात का भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और अब मैं बात करूंगा लाल डायरी की, तो लाल डायरी की बात तो कांग्रेस के विधायक, इनके जो मंत्री वहां रहे हैं, उन्होंने इस सदन के अंदर विधानसभा में चिल्ला कर ये बात कही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से और इन्होंने अपने मंत्री को, राजेंद्र जी गुड़ा को तुरंत प्रभाव, राजेंद्र गुड़ा से आपको इतना प्रेम क्यों भाई? सर हमको भी बोलने का मौका क्या वो आपके इशारे पर ऐसा कर रहे थे क्या? आपको इतना प्रेम, और राजेंद्र गुड़ा अगर इतने ही आपके प्रेमी हैं तो उनको बुलाइए, फाइल लीजिए, ईडी को दीजिए, आसिफ गहलोत को जेल भेज दीजिए। क्यों नहीं भेज रहे? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा पे चुनाव दूर है। कोई और है, हम तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो कि चरम सीमा के ऊपर है, जनता को गोल गोल मत घुमाओ शर्मा जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम सबसे ये अनुरोध करते हैं। जनता बहुत गोल गोल घूम चुकी। अब वो कह रहे भाई बीजेपी की सरकार लाओ तब खुलेंगे राज। अरे देश भर के भ्रष्टाचार का पिटारा ईडी खोल रही है, वहां बीजेपी की सरकार की जरूरत है क्या? अरे अभी क्यों नहीं बंद करते भाई उठा के भ्रष्टाचारी को? भ्रष्टाचार का पिटारा तो पूरी तरह से खुला हुआ है। आज कार्रवाई कब होगी? क्या 5 साल इसमें कार्रवाई की प्रतीक्षा में लगा दोगे आप लोग? महिला अत्याचार, बलात्कार और प्रियंका गांधी ने, शर्मा जी, प्रियंका गांधी ने पूछा कि मध्य प्रदेश कब भेजोगे, तो वो डेट बता दो हमारे दर्शकों को। वहां व्यापम घोटाला, कितनी हत्याएं हो गई इसमें। अभी महाकाल को भी ठग लिया, जो मूर्तियां हैं उड़ गई ताश के पत्तों की तरह। एक गुजराती ठेकेदार और करोड़ों रुपया हजम, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। वो हमारा और आपका पैसा है, दर्द होता है। आज आप अगर राजस्थान के ऊपर आए तो राजस्थान की स्थिति आप देखिए। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में आज महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और हत्या के मणिपुर से बड़ा अत्याचार है क्या? मणिपुर से बड़ा अत्याचार है क्या? नंगी परेड, कुमलांगों से खेल, सर काट दिया। वहां तो आपकी सरकार है डबल इंजन वाली, उसको वो याद नहीं आती आपको? उत्तर प्रदेश में क्या कम है क्या? आपको भेजूं आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में कम है क्या? रोज बलात्कार, रोज हत्याएं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। गला 5-5 साल की बच्चियों का गला ऐंठ दे रहे हैं बलात्कारी, गैंग रेप। महिला सिपाही के अंदर, महिला सिपाही को ट्रेन में मार डालते हैं। ये हालत है।
योगी जी के नेतृत्व आप राजस्थान के लिए घूम रहे, मान रहा हूं अशोक गहलोत फेल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कार्रवाई करो ना आप। नहीं, निश्चित और रूप से मणिपुर पर भी कुछ बोल दो आप, 2-4 शब्द। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और धीरे धीरे और उधर कदम उठ रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें संशय नहीं है। और आपके नेता उत्तर प्रदेश की वसुंधरा बात कर राजे रहे हैं। सिंधिया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सचिन पायलट कई बार चिट्ठी लगा चुके हैं कि भैया अशोक, अपनी सरकार को वो घेर चुके हैं कि भैया अशोक गहलोत जी कराओ, मित्रता मत निभाओ। आज तो पाक साहब कोई नहीं है, पाक साहब कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में, और आज एलएलबी कर चुके हैं उनके खुद के मंत्री। अच्छा, मध्य प्रदेश पर शर्मा जी कुछ नहीं बोलोगे? सभी उन पे कि मध्य प्रदेश में ईडी कब आएगी ये नहीं बताओगे दर्शकों को हमारे? ये भी सब हमने कहा मध्य प्रदेश में कब जांच कराओगे ये नहीं बताओगे दर्शकों को आप? देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति भी अगर किसी वहां भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, 18 साल से आपकी सरकार, वहां भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। चलिए कांग्रेस से जवाब लेते हैं। भाई मदन मोहन जी, आप लोग बड़े भ्रष्टाचारी हैं, पूरे देश में घूम घूम कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं ना करने देते हैं। अरे बहुत, चलिए मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं भाई। तो 18 मदन मोहन जी, मोदी जी ना भ्रष्टाचार करते हैं ना करने देते हैं, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, जरा इस पर जवाब दे दीजिए आप। और आप लोग महाभ्रष्टाचारी हैं बीजेपी वालों के मुताबिक। मोदी जी भ्रष्टाचारी, आज चाहे सिसोदिया जी हो, मोदी जी अब सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए, मदन मोहन जी को सुन लीजिए। मोदी जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। मोदी जी सरकार बदलने के लिए रुपए का लेन देन करके सरकार गिराते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोलिएगा, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां भर भी देखिए ये खरीद फरोख्त के माध्यम से वो पैसा कहां से आता है। ये भ्रष्टाचार के ये गंगोत्री हैं, भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं ये। आज मणिपुर में जो हो रहा है, आपसे कोई छिपा हुआ है? आज उसके बारे में एक शब्द देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है। वहां पर शस्त्र छीने जा रहे हैं, सैनिकों के, पुलिस के, सुरक्षा बलों के शस्त्र छीने जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के साथ उनके नंगी और लड़कियों का उनको जुलूस निकाला जा रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है सब ये देश में हो क्या रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अगर तुम्हारे जरा सा भी आपके अंदर कहीं लोकतंत्र या कहीं पर जरा सा भी देश के बारे में चिंता है, तो आपको अपनी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए कि भ्रष्टाचार दो तरह का नहीं होता है, कि सत्ता का भ्रष्टाचार अलग हो और विपक्ष का भ्रष्टाचार अलग हो। जो सरकार के खिलाफ बोले उसके यहां ईडी जाएगी, और जो सरकार के साथ चला जाए ईडी उसके यहां जाए तो केस बंद कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है? आज आपके अजीत पवार के आप प्रधानमंत्री कहते हैं। मदन मोहन जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अजीत, जब आप कभी सरकार में आओगे तो ईडी का क्या करोगे? बड़ी मासूमियत से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत मासूम सवाल है मेरा। देखिए, अगर आओगे, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी मुझे माफ करेंगे, मैं किसी की सरकार न बनवा रहा हूं न बिगड़वा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बौखलाहट ये बता रही है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की आने जा रही है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री का भाषण देखिए, इन चारों राज्यों में कोई सेंटेंस बिना कांग्रेस का नाम लिए पूरा नहीं होता। इतना भय कांग्रेस से, इतना डर है उनको कांग्रेस से, हर सेंटेंस में कांग्रेस, हर बात, हर लाइन में कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस में महात्मा गांधी की समाज पर जाते हो, महात्मा गांधी की समाज पे जाते हो, कुछ तो शर्म करो। गोडसे का समर्थन करने वाले को पार्लियामेंट बैठा ले हो। साक्षी महाराज कहते हैं हम गोडसे के समर्थक हैं, आपके प्रज्ञा भारती कहते गोडसे के समर्थक हैं। आज ये चुनाव जो है गांधी और अरे भाई, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ शक्ति मांगने गए तो थे गांधी जी, नाराज क्यों? आज गांधी जी को सारे भाजपा के लोग गए थे, बापू मुझे शक्ति दो, आज कहने गए थे वो। तमाम डकैत और तमाम बेईमान लोग मंदिर जाते हैं, लूट के बाद जाते हैं। चलिए मदन मोहन जी, मैं रोक रहा हूँ। कमलकांत शर्मा आपको रोक रहा हूँ, मैं कमलकांत शर्मा आपको रोक रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी मैं आम आदमी पार्टी के नेता से लूंगा, फिर फाइनल कमेंट संजय श्रीवास्तव। आप ये बताओ भैया, आम आदमी पार्टी के गौर साहब, कि कैसे पार पाओगे आप? आपकी पार्टी तो कांग्रेस नहीं है कि पूरे देश में स्ट्रक्चर है। आप एक अच्छी पार्टी चला रहे थे, एक धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तमाम राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपका जो 4 राज्यों में चुनावी अभियान भी मुझे लगता कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो कैसे इस विपदा से कैसे लड़ेंगे आप लोग भाई? और कह रहे केजरीवाल के भी किसी न दिन अंदर जाने वाले हैं, भी बीजेपी के लोग लगातार ट्विटर पे और उस पर लिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? ये अपनी मनमानी और अहंकार में डूबे हुए हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो
मेरी आवाज आ रही है आपको? दर्शक सुन रहे हैं, फर्राटे से बोलिए, धुआंधार। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये मैं सुन रहा था, अभी एक भी कांग्रेस और बीजेपी के व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि हमें जनता को शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, रोजगार की व्यवस्था देना है। अच्छा, इधर कांग्रेस से भी इनको खटकी केवल हुई है केवल- आपकी। इस मामले में कांग्रेस बहुत मुखर नहीं रही है आपके साथ में। बड़े नेताओं ने कुछ नहीं केवल कहा, एक चिंता लग रहा है कुछ खटक कि गया चुनाव अंदर। कैसे जीता जाए, चाहे केंद्रीय मंत्री को उतारा जाए, चाहे सांसद को उतारा जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है आपका? देश को चूना लगाने का तरीका नहीं है कि एक सांसद अरे को आप भाई जब साहब, सांसद सिर्फ को जब प्रचार प्रसार के सांसद को अंदर जब शिक्षा उतारेंगे दी है आप, आपकी। तो उसको सिर्फ चुनाव- प्रचार यदि वो प्रसार चुनाव में जीत शिक्षा जाता दी है, कहाँ मैं शिक्षा देखिए, है? आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपकी बात। थोड़ा सुनने की आदत डालिए, बीच में मत टोकिए। तो इन्होंने जो सांसद है, कंप्लीट करिए सुनील जी, कंप्लीट करिए जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं फाइनल कमेंट के लिए जीतते हैं संजय तो श्रीवास्तव डबल को जाऊंगा। से चुनाव होगा कि नहीं होगा? तो ये देश की चिंता नहीं है इनको, केवल इनको चिंता है अपने वोट बैंक की और केवल चुनाव बात जीतने है, की। ठीक बात। हम लोग जनता का काम करते हैं, जनता के लिए जीते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। ये जो परसेप्शन भ्रष्टाचार का है, विपक्ष की भी ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, ये क्या 4 राज्यों के जो चुनाव है और आने वाला लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्या ये मुद्दा बनेगा, क्या कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? जरा राजनीतिक रूप से समझाइए दर्शकों को, लेकिन बहुत संक्षिप्त, 20-25 सेकंड में बस। बिल्कुल दुर्गे जी, आपने बहुत जेन्युइन मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा से रहा है और इस 2024 के इलेक्शन में भी रहेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले जो राज्यों के चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है और छाया रहेगा और इस पर सभी पार्टियां फोकस करेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब भाषण शुरू करते हैं तो सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं या फिर जो भी जिस राज्य में क्षेत्रीय दल अगर वो सत्ता में है या सत्ता के करीब है उसको टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद 10 साल पूरे होने वाले हैं सत्ता के, और जिन राज्यों में उनकी ही सत्ता रही है और वहां भी चुनाव हो रहे हैं, तो उनको कम से कम अपनी जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसको गिनाना चाहिए और उसके बलबूते पे जनता के बीच में फिर से वोट मांगना चाहिए कि हमने इतने अच्छे अच्छे काम इस बार किए हैं और आगे आने पर और नई योजनाओं की घोषणा करें कि हम ये करेंगे। वो ये कहते हैं कि लाल डायरी खुलेगी और भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे और आप हमको लाएंगे तभी लाल डायरी खुलेगी। तो ये जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए, सीधे संवाद करना चाहिए। जनता आप पढ़ी लिखी है, गांव की जनता भी समझदार है, अब सब जानते हैं और हम आप भी समझते हैं कि होने वाला क्या है और क्या होगा। नतीजे जब चुनाव के आते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर नेताओं पर पड़ता है, लेकिन नेता है कि वो बाज नहीं आते हैं, सीखते कुछ भी नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे हम सारे राज्यों का चुनाव जीत रहे हैं। अरे पिछले आप झांकिए, पिछले जाइए और जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां आपको शिकस्त मिली है, कुछ तो सीखिए, कुछ तो शर्म करिए और जनता से अब झूठ बोलने के बजाय वो वादे करिए जो आप जमीन पर उतार कर दिखा। ठीक बात है, ठीक बात। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया सुनील गौड़ साहब, संजय त्रिपाठी साहब, मदन मोहन शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल बड़ा, सारे लोगों ने लगभग मोटे तौर पर यही कहा कि जो भ्रष्टाचार का लोहा है उसको भ्रष्टाचार से ही काटने की कोशिश पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ है। लेकिन भ्रष्टाचार कर्नाटक के बाद एक ऐसा माहौल तो जरूर बना कि भ्रष्टाचार 4 राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। अब फायदा किसको होता है ये तो हम और आप आगे समझ पाएंगे।